friends, welcome back to the channel once again. In today's video we are going to continue with chapter Human Health and Disease with lecture number 3. चलिए start करते हैं अपनी वीडियो. In this video we will discuss about the further disease like Entamoeba histolytica and many more. चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए. देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको नीट या एम्स या जिपमर कोई सा भी एग्ज़ाम देना है तो उसमें 90% क्या होता है, एनसीईआरटी कवर किया जाता है. नीट में तो 90% एनसीईआरटी को कवर किया जाता है. तो यहाँ पे मैं आपके लिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करती हूँ एनसीईआरटी को, और जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है, नीड होती है थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने की, तो वो भी मैं आपके लिए लेके आती हूँ. तो आपको इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप बस इन वीडियोस को देखिए. मैंने और भी बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं. मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर रखा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर रखा है. एंड नाउ अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की. इसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. ठीक है, तो इसमें हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं आपको एनसीईआरटी, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मैं उनके सबके बारे में मैं आपको बताती हूँ. तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उससे भी वीडियो देख सकते हैं जाके, जो और अदर लेक्चर्स अपलोड किए हैं मैंने. तो कल मैंने बात की थी पूरी अपनी जो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल होती है. आई होप कि आपने कल की वीडियो देख ली होगी. अगर नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसे जा कर के देख लीजिए. अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको आगे की जितनी भी मैं आज डिज़ीज़ पढ़ाऊँगी वो आपको समझ में नहीं आएंगी. तो इसलिए पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए. ठीक है, ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन है वो चैप्टर हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, पूरा एनसीईआरटी भी पढ़ा है, और उससे बहुत सारे 4 या 5 क्वेश्चंस तो नीट में बनते ही हैं. तो आप उसको प्लीज़ पूरा देख लीजिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन को. और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे क्वेश्चन उससे बन जाते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके भी अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं उससे. और ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं. सॉरी, इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, नीट में भी बनते हैं और बोर्ड में भी बनते हैं. तो इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर ही रहे हैं पूरा. तो चलिए, आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी. यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स. पहला क्वेश्चन है मेरा कि जब इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो किसी ह्यूमन को बाइट करता है तो वो उसके अंदर किस फॉर्म में, क्या मतलब कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज वो अब उसके अंदर छोड़ता है ह्यूमन के अंदर. ठीक है, आगे बात समझ में. और जब एक हेल्दी मॉस्क्यूटो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है तो क्या उसके मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से क्या जाता है मॉस्क्यूटो के अंदर, कौन सी स्टेज प्लाज्मोडियम की उसके अंदर एंटर करती है. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज दैट, जब, ध्यान से सुनिए एक बार और, जब इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो पर्सन को जब बाइट करेगा तो वो अपनी कौन सी स्टेज, प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज ह्यूमन के अंदर एंटर करवाएगा. और जब हेल्दी मॉस्क्यूटो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तो वो कौन सी स्टेज अपने अंदर मॉस्क्यूटो अपने अंदर ले जाएगा इन्फेक्टेड पर्सन से, प्लाज्मोडियम की. आपको इन दोनों के बहुत अच्छे से आंसर करने हैं. और एक क्वेश्चन ये है मेरा कि कौन से बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है. थर्ड क्वेश्चन हो गया कि कौन से बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है. निमोनिया का भी आपको बताना है, और आपको डिसेंट्री का बताना है. मैंने कल लिखवाया था डिसेंट्री का भी लिखवाया था मैंने आपको, प्लेग का भी लिखवाया था मैंने, है ना, और डिप्थेरिया का भी लिखवाया था. इन सब के आपको बैक्टीरिया के मुझे नाम बताने हैं कि कौन कौन से पैथोजन, कौन कौन से बैक्टीरिया से ये होता है. ठीक है, 5 या 6 क्वेश्चन हो गए हैं आपके पास. यू हैव टू आंसर. चलिए, आज हम बात करेंगे एंटामीबा हिस्टोलिटिका की. कल हमने अपना जो लेक्चर था वो यहाँ पे एंड कर दिया था आज हम पूरा अपना एंटामीबा हिस्टोलिटिका से लेके सारी डिजीज़ आज हम कंप्लीट कर लेंगे. और इसके बाद कल हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी. ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसलिए आप क्या करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन. आगे बात समझ में. ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा.
आपको यहाँ पे सारे लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे, सारे लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करवाऊँगी यहाँ पे आपको। अभी हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, अब हम 3rd पे हैं, उसके बाद हम 4th 5th ऐसे करके सारे चैप्टर्स करेंगे इन द नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर आप कमेंट में कहेंगे कि मैम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दीजिए, तो मैं एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवा दूँगी चैप्टर वाइज। बस आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है। चलिए अब अपने टॉपिक पे बात करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये एक डिजीज़ होती है एंड जो होती है एंटोअमीबा हिस्टोलिटिका। ये बच्चों कल मैंने आपको वायरल डिजीज़ बता दी थी, बैक्टीरियल डिजीज़ बता दी थी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटोजोन्स डिजीज़ की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटोजोन्स। अच्छा प्लाज्मोडियम क्या था, ये भी आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे कि प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया था, वायरस है, प्रोटोजोन्स था। ठीक है। अच्छा एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज़ अ प्रोटोजोन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन टाइफाइड कर रहा था, स्मॉल परफोरेशन कर रहा था वो। ये किस में करेगा इफेक्ट, ये करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। और आपने चार्ट बनाया है या नहीं बनाया, ये भी आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने चार्ट बनाया है या नहीं बनाया है, जो मैंने आपको कल बताया था। और मैंने बताया था कि आपको कैसे बनाना है आपको पूरा डिजीज़ का। लार्ज इंटेस्टाइन में इफेक्ट करता है ये ऑफ ह्यूमन विच कॉजेज अम्यूविसिस, ये अम्यूविक डिसेंट्री। ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं बच्चों इस डिजीज़ के, होते हैं कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है, या फिर देखो बच्चों जो स्टूल्स का मतलब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, मल जिसे बोलते हैं इन हिंदी, उसके साथ क्या आता है बच्चों, म्यूकस आने लगता है या फिर ब्लड के क्लॉट्स आने लगते हैं। ठीक है। क्रैम्प्स आ जाता है स्टमक में, मरोड़ टाइप का आ जाता है, क्रैम्प्स आने लगते हैं। और जो एब्डोमिनल में बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है, इफेक्ट करता है। इससे क्या क्या हो जाता है, एक तो एब्डोमिनल पेन होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, और जो मल ये स्टूल्स के साथ क्या आने लगते हैं बच्चों, ब्लड क्लॉट्स आने लगते हैं या फिर म्यूकस आने लगता है। अच्छा, इसका कैरियर कौन होता है, हाउस फ्लाई होती हैं। कौन होती हैं, हाउस फ्लाई होती हैं। देखो बच्चों जो मलेरिया था उसका जो मॉस्क्यूटो था वो उसका वो नहीं था, कैरियर नहीं था, वो उसका वेक्टर था, क्योंकि उसमें दोनों में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही थी, ह्यूमन में भी हो रही थी और मॉस्क्यूटो में भी हो रही थी। लेकिन हाउस फ्लाई जो होती हैं वो सिर्फ एक कैरियर होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह उठा के लाने का काम करती हैं। किसको, इसको एंटामीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोन को। ठीक है। इसके अंदर कोई भी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती है, ये सिर्फ एक जगह से उठा के दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। तो हाउस फ्लाई क्या हो गया, कैसे एक्ट करती है बच्चों, ये मैकेनिकल कैरियर की तरह ये एक्ट करती है। आ गया बात समझ में, आ गई इतनी बात समझ में। एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। एक्सक्रीटरी जो जितना प्रोडक्ट होता है, फीसिस है ना, मल जिसको बोलते हैं, उससे क्या करेगी, फीसिस है, हाउस फ्लाई इस पे बैठी, क्या करा, यहाँ से इसने अपने अंदर ले लिया, अपने अंदर चिपका लिया, अपने अंदर लिया नहीं क्योंकि हाउस फ्लाई के अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती है, तो अपने अंदर उसको चिपका लिया। उसके बाद दूसरे पर्सन को, हेल्दी पर्सन के ऊपर गई और ये पैरासाइट उसके ऊपर छोड़ दिया। इससे उसको क्या हो जाएगी, डिजीज़ हो जाएगी। तो किससे होती है बच्चों, ये हाउस फ्लाई से होती है। आगे इतनी बात समझ में। अब देखो ये आ गया ना पूरा, क्या किससे होता, हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर्स एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड में कर देगी या फूड प्रोडक्ट्स में कर देगी या उस इंसान के ऊपर कर देगी। इससे क्या हो जाएगा, या वाटर में कर देगी। इससे क्या हो जाएगा, फूड क्या हो जाएगा बच्चों, कंटामिनेटेड फूड हो जाएगा, कंटामिनेटेड वाटर हो जाएगा। और पर्सन अगर उस फूड को खाएगा या उस पानी को पिएगा तो वो डिजीज़ उसके अंदर स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। देयर डैम कंटामिनेटेड कर देती है। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। जो हाउस फ्लाई है वो क्या लेके आई अपने साथ, पैरासाइट लेके आई, मतलब ये सब एंटामीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोन्स लेके आई। क्या हो गया, ड्रिंकिंग वाटर, उसने फूड में या वाटर में उसको छोड़ दिया। अब जब उस इंसान ने उसको पानी को पिया या खाने को खाया तो उससे क्या हो गया, वो फूड उससे उस डिज़ीज़ का, वो डिज़ीज़ उसके अंदर स्प्रेड कर गई। तो मेन क्या हुआ, मेन सोर्स क्या हुआ इन्फेक्शन का, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर बाय द फीकल मैटर। ये देखो आ गई ना बात समझ में। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी डिज़ीज़ की बात करते हैं।
अब करते हैं एस्केरिस, द कॉमन राउंड वॉर्म एंड वुचेरिया द फिलेरियल वॉर्म। बच्चों याद रखना, इसका नाम आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि कॉमन राउंड वॉर्म का क्या नेम है, तो एस्केरीज नेम है। ठीक है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है फिलेरियल वॉर्म का क्या नेम है, तो बच्चों क्या नेम है, वुचेरिया है। आगे बात समझ में। आर सम ऑफ द हेलमिन्स, ये हेलमिन्स होते हैं, ये निमेटोड्स होते हैं, ठीक है, उस वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, निमेटोड्स होते हैं हेलमिन्थिस, which are known to be pathogenic to man. Ascaris and intestinal parasite cause ascariasis। देखो ascaris क्या कॉज करेगा, ascariasis कॉज करेगा। किस में करता है बच्चों, ये इंटेस्टाइन में करता है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, वही इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, मसल्स में पेन होने लगता है, फीवर आ जाता है, एनीमिया हो जाता है, एंड ब्लॉक कर देता है ये इंटेस्टाइनल पैसेज को। इंटेस्टाइन में करता है इफेक्ट, तो इंटेस्टाइनल पैसेज को पूरा ब्लॉक कर देता है, इससे इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, मस्कुलर पेन होने लगता है, फीवर आ जाता है, ये सब होता है। सिर्फ आपसे इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉमन राउंड वॉर्म एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ फ्लेरियल वॉर्म। तो क्या होता है, वुचेरिया फ्लेरियल वॉर्म होता है, और राउंड वॉर्म क्या होता है, एस्केरीज होता है। अब देखो सिम्टम्स बताई दिए मैंने, क्या होता है इंटेस्टाइनल पैसेज। अच्छा ये फैलता कैसे है बच्चों, एक मिनट, देखो द एग्स ऑफ द पैरासाइट। देखो ये जो पैरासाइट क्या हो गया, मतलब कि यही हमारा एस्केरीज या वोचेरिया, इसके जो एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीसेस ऑफ। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि ये सॉइल है, ठीक है, उससे क्या होता है, सॉइल में जो इसके एग है ना, वो दबे रहते हैं, दबे रहते हैं। अच्छा अब जब जो लोग गांव में होते हैं, विलेजेस में होते हैं, गांव में होते हैं, वो क्या करते हैं, आपने एक टर्म सुनी होगी, खुले में क्या करने जाते हैं, शौच करने जाते हैं, है ना, क्या करने जाते हैं, खुले में शौच करने जाते हैं। तो उससे क्या होगा बच्चों, उससे या फिर जो कंटामिनेटेड फूड, या जहाँ पे सब्जियाँ लग रही हैं, है ना, अगर वहाँ पे सीवेज वाटर आ गया, तो उससे क्या होता है, ये जो पैरासाइट है वो सब्जियों में पहुँच जाता है, सीवेज में, सीवेज वाटर आ जाता है, जहाँ पे सब्जियाँ लगी होती हैं, जहाँ पे खेती होती है, अगर वहाँ पे सीवेज वाटर आ जाता है, तो इसके जो एग्स हैं वो सब्जियों में पहुंच जाते हैं, और वो जो वेजिटेबल्स हैं वो हम खाते हैं, उससे ये हमारी बॉडी में इन्फेक्ट कर जाता है। इसलिए ही बोलते हैं बच्चों, सब्जियों वेजिटेबल्स जो भी चीज़ आप बाहर से लेके आ रहे हैं, आप फ्रूट्स लेके आ रहे हैं, कोई भी चीज़, ठीक है, उसको आपको अच्छे से वॉश करके, अच्छे से धो के ही खाना चाहिए, बिना धोए आपको उसको नहीं खाना चाहिए। क्योंकि पता नहीं कि जहाँ पे अगर खेती हो रही है वहाँ पे अगर सीवेज वाटर आ रहा है, तो उसके साथ अगर ये आ गया, एस्केरीज या वोचेरिया आ गया, तो इससे बहुत ज़्यादा डिजीज़, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, डिजीज़ हो जाएगी। देखो अब पढ़ें अपनी एनसीईआरटी से, द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, है ना, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके थ्रू एक्सक्रीट किया जाएगा, उसके एग्स को किसके थ्रू किया जाएगा, अलॉन्ग विद फीसिस के ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, विच कंटामिनेट सॉइल को कर देगा, वो वाटर को कर देगा और प्लांट्स को कर देगा। ए हेल्दी पर्सन एक्वायर्स दिस इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो मैंने आपको पूरा बताई दिया। अब देखो, अब बात करते हैं वुचेरिया। वुचेरिया क्या होता है, वुचेरिया वैनक्रोफ्टाई या एंड वुचेरिया मलाई द फिलेरियल वॉर्म्स। ये क्या करते हैं बच्चों, फिलेरियल वॉर्म्स, ये मैंने आपको बताया था फिलेरियल वॉर्म्स क्या होते हैं, वुचेरिया होते हैं, और राउंड वॉर्म्स क्या होते हैं, एस्केरीज होते हैं। तो इसमें भी इसकी स्पीशीज़ आती हैं, लाइक वुचेरिया वैनक्रोफ्टाई एंड वुचेरिया मलाई द फिलेरियल वॉर्म्स कॉज अ स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेशन। अच्छा वुचेरिया बच्चों क्या करता है, ये करता है एलिफेंटेसिस, इसको क्या बोलते हैं, हाथी पाँव। इसमें क्या होता है, ये वुचेरिया क्या करेगा, आएगा तो उसके थ्रू वेजिटेबल्स या वाटर या फ्रूट्स के थ्रू आएगा। ये क्या करेगा, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है ना बच्चों, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, आपको लिम्फ वगैरह तो पता ही होगा, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकती हूँ कि आपको लिम्फ पूरा पता होगा, ब्लड में जो अदर पार्ट, क्योंकि ब्लड तो सब जगह जा नहीं सकता, लिम्फ जाता है ना, तो लिम्फ, आपको लिम्फ की डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी। तो बच्चों जो लिम्फेटिक नोड्स होती हैं ना, उनको ब्लॉक कर देता है। अब देखो, अगर एक मिनट, मान लो ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, यहाँ से पानी जा रहा है, अगर आप बीच में कोई चीज़ लगा देंगे तो पानी एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा पूरा, और पाइप क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, या फिर पाइप फूल जाएगा पूरा, है ना। ऐसे ही ये क्या करता है बच्चों, ऐसे ही क्या करता है, ये लिम्फेटिक नोड्स को ना ब्लॉक कर देता है, लिम्फेटिक
वेसल्स को क्या करता है बच्चों, ब्लॉक कर देता है। इससे लिम्फ जो होता है ना वो एक जगह जमा हो जाता है, ठीक है, एक जगह एक्यूमुलेट हो जाता है, एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है। उससे क्या होगा, ये फूलने लगेगी लिम्फेटिक वेसल्स, और इससे देखो ये वाली डिजीज़ हो जाती है। ये लिम्फेटिक वेसल्स क्या हुआ है, इसमें फूल गई हैं, लिम्फ एक जगह इकट्ठा हो गया है, तो इससे क्या होगा, एलिफेंटियासिस, इससे ये डिजीज़ हो जाती है जिससे पैर बहुत ज़्यादा फूल जाता है, पैर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस डिजीज़, हाथी पाँव। अब एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। देखो, वुचेरिया वैनक्रोफ्टाई या वुचेरिया मलाई, the filarial worms causes a slowly developing chronic inflammation of the organs in which they lie for many years, usually the lymphatic vessels। उनको क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है लोअर लिम्स, हमेशा ये पाँव में ही होता है, लोअर लिम्स में ही होता है। एंड द डिजीज़ इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस और फिलेरियसिस, है ना, एलिफेंटियासिस बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं बच्चों, फिलेरियसिस बोलते हैं। द जेनाइटल ऑर्गन्स, अच्छा आपसे क्वेश्चंस पुटअप कर सकता है एग्जामिनर कि जिसमें अगर वुचेरिया वैनक्रोफ्टाई या वुचेरिया मलाई ने किसी पर्सन को इफेक्ट किया है तो उस डिजीज़ का नेम क्या होगा, तो आप क्या आंसर करेंगे, एलिफेंटियासिस या फिलियरियसिस। आगे इतनी बात समझ में। जेनाइटल ऑर्गन ऑल्सो ऑफन, जो जेनाइटल ऑर्गन है वो भी इफेक्ट हो जाते हैं इससे, रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़। द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू मैंने आपको बताया कैसे होगा, ये होता है वुचेरिया, एक तो किससे होगा, आप वेजिटेबल्स कुछ भी ये खाएंगे कंटामिनेटेड, उससे होगा, और किससे होगा, ये फीमेल मॉस्किटो से भी होता है। कौन सी फीमेल मॉस्किटो होती हैं, क्यूलेक्स। अच्छा, अब मलेरिया किससे हो रहा था बच्चों, मुझे नाम बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में, ये होता है क्यूलेक्स। पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मॉस्किटो बैक्टर्स, इससे भी होता है। अब देखो, अब आ जाते हैं फंगल डिजीज़ पे। ये सारी कैसी डिजीज़ थी, हमने अभी तक किस किस के बारे में पढ़ा है बच्चों, बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में पढ़ लिया, हमने वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ लिया, हमने प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ लिया, हमने हेलमिन्ट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे फंगल डिजीज़ के बारे में। आपने अभी तो बहुत सुना होगा कोविड में ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, है ना, अब तो येलो फंगस भी आ गया है। तो यही फंगल डिजीज़ होती हैं, कैसे होती हैं, कैसे फैलती हैं, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म्स। देखो, रिंगवॉर्म्स तो सबको ही नॉर्मली हुए होंगे, जैसे कि कॉमन कोल्ड सबको हुआ है, ऐसे रिंगवॉर्म्स भी 90% लोगों को हो चुका होगा। रिंगवॉर्म्स बच्चों ऐसा होता है जैसे कि आपने ऐड भी देखा होगा टीवी में, गर्दन पे या कहीं पे भी क्या हो जाता है, ऐसे गोल गोल हो जाता है ना रिंगवॉर्म्स। अभी मैं आपको इमेज दिखा दूंगी, विच इज़ one of the most common infectious disease in man. Appearance of dry scaly lesions on various parts of the body। देखो इसमें क्या होता है बच्चों, अभी मैं आपको दिखाई देती हूँ, चलो तभी आपको समझ आएगा। ये देखो बच्चों, ये होते हैं रिंग वॉर्म्स। इसमें क्या करता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, इस वजह से क्या होता है, ईचिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा किस में होती है, नमी वाले क्षेत्रों में ये सबसे ज़्यादा पनपती है, मतलब कि जो मॉइस्चर जो होते हैं, नमी वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें, उस जैसे कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा किस जगह हो सकती है, या तो ये नेक वाले रीजन में हो सकती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पसीने आते हैं, या फिर थाई वाले रीजन में हो सकती है ना, ये सब जगह ही हो सकती है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बच्चों इससे बचने के लिए एक तो अपने प्रॉपर, जब हम अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो चुका है तो कैंडिड का एक पाउडर आता है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ कि आपको यही लगाना है, आपको डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन मैं एक नॉर्मली बता रही हूँ। एक कैंडिड का पाउडर भी आता है, एक ओना बैट करके डिजीज़ आता है, ओना बैट करके आता है, एक जो क्रीम आती है ओना बैट करके आती है, कैंडिड करके आती है, इसको आपको लगाना चाहिए। या फिर जब आप नहा के आते हैं तो अपनी जो बॉडी होती है उसको अच्छी तरह से टॉवल से पूरा पोंछ के तभी कपड़े पहनने चाहिए, पूरी बॉडी को अपने सुखा के तभी कपड़े पहनने चाहिए। और आपको दिन में 2 या 3 बार कपड़े चेंज करने चाहिए। और अपने जो कपड़े अंडर गारमेंट्स हैं या जो भी कपड़े हैं आप जो पहनते हैं उनको आपको अच्छे से, जब धोते हैं आप उन्हें, तो अच्छे से धूप में उनको सुखाना चाहिए, बिल्कुल मतलब नमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। और अपनी एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। देखो, अब क्या इसके नाम याद रखने हैं आपको, कौन कौन सी, एपिडर्मोफाइटन, ट्राइकोफाइटन, इन सब के नाम याद रखने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि रिंग वॉर्म्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, आपको नेम याद रखना है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शस डिजीज इज अपेरेंस ऑफ ड्राई, मैंने आपको बताया स्किन थोड़ी रूखी रूखी हो जाती है, स्केली लीजन्स आ जाते हैं, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्काल्प। बच्चों जो डैंड्रफ है ना, वो भी एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन ही है। अगर डैंड्रफ बहुत टाइम से आपके उस हेड में, सिर में, बालों में है आपके, और वो बहुत मतलब देखा नहीं है आपने किसी किसी का डैंड्रफ ऐसा होता है वो पूरा जम जाता है ना, तो वो भी जो है फंगल इन्फेक्शन ही होता है एक टाइप का। उससे बचने के लिए आपको क्या यूज़ करना चाहिए, एक स्कैल्प करके आता है, उसको अपने सिर पे लगा के, बालों में लगा के 2 या 3 मिनट्स तक रख के उसे, ताकि वो पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए पूरा बालों में, उसको फिर उसके बाद वॉश करने चाहिए अपने हेयर, तो इससे आपका डैंड्रफ ठीक हो जाता है। देखो, आर द मेन सिम्टम्स हो गए ऑफ दिस डिजीज़ के। दीज लीजन्स आर एक्म्पेनिड बाय इंटेंस ईचिंग, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है इसमें। कहाँ पे हो सकता है बच्चों, मतलब फंजाई को ग्रो करने के लिए कौन कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए, सुटेबल होता है उसके लिए, एक तो हीट और एक मॉइस्चर, ठीक है, एक हीट, एक और क्या होता है, मॉइस्चर, ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। आपने देखा होगा कि अभी कोविड के पेशेंट्स में, ज़्यादातर कोविड के पेशेंट्स में और सिर्फ जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें ब्लैक फंगस का ज़्यादा देखने मिल रहा है हमें। आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कि ब्लैक फंगस का कहाँ पे बच्चों ज़्यादा देखने मिल रहा है, जो कोविड पेशेंट है या जो डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जितने भी स्टेरॉइड्स लिए होते हैं, है ना, स्टेरॉइड्स वगैरह से होता है, या फिर ये फंगल इन्फेक्शन किससे फैल रहा है, जैसे कि अगर कोई सीवियर कोविड-19 का पेशेंट है, अगर वो ऑक्सीजन पे रहा है या फिर आईसीयू में रहा है, तो जो ऑक्सीजन का बच्चों जो मास्क होता है ना, मैं आपको एज नॉर्मल बता रही हूँ सिर्फ अवेयरनेस के लिए कि कैसे फैलता है ब्लैक फंगस कोविड पेशेंट में। तो जो मास्क हम ऑक्सीजन का लगा, जो पेशेंट है, जो सीवियर पेशेंट है, सीवियर उसको कोरोना हो गया है, तो जो मास्क उसने लगा रखा है ना बच्चों, उसका ऑक्सीजन का, तो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का मास्क क्या होता है, जैसे कि एक पर्सन को ऑक्सीजन लगा हुआ है और दूसरा पेशेंट वहाँ पे आ गया और अब उस वाले पेशेंट को ज़रूरत नहीं है, तो उसका क्या करेंगे, एकदम से उतार के वाला मास्क उतार के एकदम से दूसरे पेशेंट में लगा देंगे, तो उससे उसकी सफाई नहीं हो पाती है। मास्क की सफाई करके ही दूसरे को लगाना चाहिए। 10 या 12 मिनट्स लगते हैं उस पूरे मास्क की सफाई करने के लिए। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे ही लगा देते हैं, तो उससे इन्फेक्शन फैल जाता है। या किसी पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स लिए हैं, है ना, बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स लिए हैं, तो उससे भी फंगल इन्फेक्शन फैल जाता है। या फिर बच्चों जो ऑक्सीजन के सिलेंडर में बहुत, मतलब आजकल तो आपको पता है कितना काला बाजारी चल रहा है, कितना धांधलेबाजी, ये सब कुछ चल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि टैप वाटर यूज़ कर लेते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर में। क्या कर लेते हैं बच्चों, टैप वाटर नहीं, जबकि हमें क्या करना चाहिए, डिस्टिल वाटर ही यूज़ करना चाहिए। उससे भी फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, स्टेरॉइड से फैल रहा है, जिनको बहुत हाई क्वान्टिटी में क्या दिए जाते हैं, स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं, उससे भी फैल रहा है। इन सब चीज़ों से ये फंगल इन्फेक्शन फैल रहा है। अब देखो, कहाँ कहाँ पे हो सकता है, मैंने आपको बताया, या तो टोस के बीच में हो सकता है, अंगूठों के बीच में हो सकता है, या फिर थाई वाले रीजन में हो सकता है। अच्छा, ये फैलता किसके थ्रू है, मतलब किस किस से फैलता है, या तो हमने इन्फेक्टेड पर्सन का टॉवल यूज़ कर लिया हो, उसका कॉम्ब यूज़ कर लिया हो, देखो टॉवल, क्लॉथ यूज़ कर लिए हैं उसके, और इवन द कॉम ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। अब बच्चों, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक तो पर्सनल हाइजीन और एक पब्लिक हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस देखो, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी इन्फेक्शियस डिजीज़। मेजर्स फॉर पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कीपिंग द बॉडी क्लीन। आपको जो समर्स होते हैं उसमें 2 या 3 टाइम्स तो ज़रूर नहाना चाहिए, ठीक है, और 2 या 3 टाइम्स कपड़े भी ज़रूर चेंज करने चाहिए। और जैसे ही आपको अगर लगे स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, तो तुरंत आपको नहा लेना चाहिए इस टाइम में तो ज़रूर। कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको, जैसे कि अगर आपने अपनी बॉटल में पानी भर के रख रखा है, तो आपको उस बॉटल को मतलब जब भी आप पानी भरें दोबारा, तो उसको पूरा पहले वॉश करें, उसके बाद ही पानी भरें।
फूड बिल्कुल बासी खाना नहीं खाना चाहिए, या जो बिना कवर किया खाना, जैसे कि अगर कभी बिना ढके आप खाना रख देते हैं तो उसको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, हमेशा खाने को ढक के ही रखना चाहिए। इवन फ्रीज में आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर दूध रखा फ्रीज में तो ऐसे ही उसको रख दिया बिना कवर किए। फ्रीज में तो आपको ज़रूर खाना ढक के रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो नमी बनी रहती है। लाइट चली गई, नमी बन गई, देखा नहीं है आपने? हाँ, अगर आपके फ्रिज में कोई भी ऐसी चीज़ रखी है, ब्रेड ख़राब हो जाती है, लाइट नहीं आती है ना, कई बार आपने देखा होगा कि अगर बहुत देर तक लाइट नहीं आई तो ब्रेड में फंगस हो जाती है। या फिर अगर आपके फ्रिज में और भी कोई सामान रखा होगा, गोले वगैरह, गोले पे तो बहुत जल्दी लगती है। ये तो मैंने खुद लाइव एग्जांपल देखा है अपने ही घर में। अगर थोड़ी देर के लिए भी लाइट चली जाती है, 3 या 4 आवर्स के लिए लाइट चली जाती है, तो गोले के ऊपर क्या हो जाता है, फंगस लगने लगती है। आप देखना ज़रूर, ये तो मैंने अपने लाइव एग्जांपल देखा है। तो बच्चों, घर में फ्रिज में भी कोई भी चीज़ बिना ढके नहीं रखनी चाहिए, दूध को भी ढक के रखना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज अगर आपके घर में ऐसा कुछ होता है, अगर फ्रिज में खाना बिना ढके रखा जाता है तो बिना ढके नहीं रखना चाहिए, इससे फंगस हो सकती है, फंगस प्रोड्यूस हो सकती है इससे। ठीक है, यही सारे हाइजीनिक होते हैं, हाइजीन होता है ये। पब्लिक हाइजीन में क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा लोग चलते चलते कहीं पे भी थूक देंगे, कहीं पे भी कुछ भी कर देंगे, है ना। तो ये सब बहुत ज़्यादा गलत है, आपको दूसरों को भी समझाना चाहिए। कहीं पे भी कूड़ा फेंक देंगे, कहीं पे भी डिस्पोजल कहीं पे भी फेंक देंगे, इससे भी बहुत ज़्यादा पब्लिक हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, रखना ही चाहिए। ये तो लोग होते हैं जो अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करते हैं कि कहीं पे भी कुछ भी कूड़ा फेंक देते हैं, कहीं पे भी थूक देते हैं। अगर आप अभी फॉरेन कंट्रीज़ में आप जाकर देखिए, अगर आपने वहाँ पे ऐसा किया ना, आपको सीधा अंदर जेल में ही डाल देंगे। यहाँ पे इंडिया में सच में एक बहुत आज़ाद देश है इंडिया, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप किसी को समझाएंगे भी ना कि नहीं ये गलत है, तो पता है क्या कहेंगे वो, क्यों, आपकी ज़मीन है, आपके पापा की ज़मीन है, आपकी सड़क है, ऐसे करके बात करते हैं। वो लोग कुछ नहीं करते, वो अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। पब्लिक हाइजीन इंक्लूड्स प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वॉयर। देखो, जहाँ पे भी, जैसे कि अगर जो लोग फ्लैट में रहते हैं तो उनके जो ऊपर टैंक लगे होते हैं, टंकी रखी होती है, उनका प्रॉपर जो होता है ना, प्रॉपर क्लीनिंग करनी चाहिए। आपके घर पे भी टंकी रखी होगी, ऊपर टैंक रखा हुआ होगा, उसको आपको प्रॉपर क्लीन करना चाहिए टाइम टू टाइम, हर मंथ, मैं तो कहूँगी हर 15 डेज़, आफ्टर 15 डेज़ आपको उसको प्रॉपर क्लीन करना चाहिए। आगे बात समझ में, वाटर रिजर्वोयर, पूल्स, सेस पूल्स एंड टैंक्स, देखो लिखा है एनसीईआरटी में, खुद लिखा हुआ है बच्चों। एंड ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग, दीज मेजर्स आर पर्टिकुलरली इसेंशियल वेयर द इन्फेक्शियस एजेंट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर सच एज टाइफाइड। इससे मैंने अभी आपको पढ़ाया, देखो टाइफाइड भी इन सब चीज़ों से ही होता है, एस्केरियसिस हो रहा है, एम्यूविसिस हो रहा है। तो आपको, अब तो आप यंग हो, आपको तो ये सब में, आपको सबको ये जानकारी देनी चाहिए। इवन आप अपने नेबर को भी बताना चाहिए कि आप ऐसे क्लीन कर सकते हैं, ऐसे पब्लिक हाइजीन, अपनी सोसाइटी को पूरा क्लीन रखिए, है ना। कहीं पे भी पानी वगैरह भी मत भरने दीजिए, क्योंकि स्टैग्नेशन वाटर से भी, जो स्टैग्नेंट वाटर होता है उससे भी बहुत ज़्यादा डिजीज़ फैलती हैं। अभी आपके एनसीईआरटी में है आगे, आ रही है ना आपको मेरी बात समझ में। देखिए, दीज मेजर्स आर पर्टिकुलर एसेंशियल, ये तो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। इन केसेस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज सच एज निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, इन एडिशन टू द एबव मेजर्स, हम देखो यहाँ पे क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड। मैंने आपको बताया यही सब कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है भी तो उसका हमें कोई भी सामान हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, टॉवल यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना। और एयरबॉर्न डिजीज़, अच्छा ये जो हमारी कोविड डिजीज़ है वो एयरबॉर्न डिजीज़ है ना, एरोसॉल से, ड्रॉपलेट से फैलती है। फॉर डिजीज़ सच एज मलेरिया एंड फ्लेरेसिस डेट आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखो ये सब चीज़ें किससे फैल रही हैं, मलेरिया मच्छरों से फैल रहा है, मॉस्किटो से फैल रहा है। और जो फ्लेरेसिस है, लाइक एलिफेंटियासिस जो मैंने अभी बताया आपको, वो किससे फैल रही है, वो मक्खी से फैल रही है, मक्खी तो लेके आ रही है, या फिर कंटामिनेटेड फूड या वाटर से फैल रहा है। तो इससे बचने के लिए बच्चों में क्या करने चाहिए, कुछ मेजर्स अपनाने चाहिए ताकि ये कंट्रोल हो सके। लाइक दिस कैन बी अचीव बाय अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, रुका हुआ पानी, देखा नहीं आपके घरों के अगर आसपास कोई गड्ढा हो रहा है, पिट हो रहा है, तो उसमें पानी रुक जाता है, या कोई पॉन्ड है ना, कूलर में भी, है ना।
स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड रेजिडेंशियल एरियाज, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ किसकी बच्चों रेगुलर क्लीनिंग करनी चाहिए कूलर की भी। जैसे कि आप क्या करते हैं, कूलर में एक बार पानी भर देते हैं, उसके बाद उसमें भरते रहते हैं बार बार, थोड़ा सा कम हुआ उसमें डाल दिया, नहीं बच्चों, पूरा पानी उसको बाहर निकाल के पाइप के थ्रू दोबारा न्यू वाटर उसके अंदर डालना चाहिए, नया पानी डालना चाहिए, क्योंकि कूलर से भी क्या होगा, फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है हमें। यूज़ ऑफ, और सबसे ज़्यादा बच्चों जो हम मोर्टीन लगा लेते हैं, हम भी ऑल आउट लगाते हैं, लेकिन गुड नाइट लगा लेते हैं, ये बच्चों ये भी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इससे बचने के लिए तो इससे अच्छा मॉस्किटो नेट का यूज़ कर लो, और बाहर जाओ तो ओडोमास वेरी इफेक्टिव क्रीम है, उसका यूज़ कर लो। इंट्रोड्यूसिंग फिशेज़, गैम्बूजिया फ़िश आती है, उसको पॉन्ड्स में छोड़ दो। पता है गैम्बूजिया फ़िश क्या करती है, ये मॉस्किटो के लार्वा को खाती है। तो जब आप गैम्बूजिया फ़िश जो है उसको आप पॉन्ड में छोड़ देंगे, तो जितने भी मॉस्किटो के जो लार्वा है ना, वो उन सबको खा जाएगी। तो जो मच्छर है वो बड़ा ही मतलब बड़े लेवल पे नहीं उत्पन्न हो पाएगा, बड़े लेवल पे नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन डिचेस, ड्रेनेज एरियाज एंड स्वैम्स। इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर मैश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटो। बहुत सारी और भी चीज़ें हम कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं कि इससे बचने के लिए हम क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं। Such precautions have become more important, especially in the light of recent widespread incident of the vector-borne Aedes mosquito disease like dengue, chikungunya in many parts. चिकनगुनिया तो बहुत ज़्यादा, डेंगू भी बहुत ज़्यादा, इसमें प्लेटलेट्स का काउंट इतना कम हो जाता है, प्लेटलेट्स इतनी कम हो जाती हैं कि डेथ तक हो जाती है। तो इस सब का कारण क्या है, मॉस्किटो और हाउस फ्लाई। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपने न्यू आइडियाज़। अब देखो, कल इम्यूनिटी पढ़ेंगे। द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म्ड अस टू इफेक्टिवली डील विद द इन्फेक्शियस डिजीज, द यूज़ ऑफ वैक्सीन। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, जो कोविड-19 है उसमें वैक्सीन, अब तो वैक्सीन बन गई है, फाइज़र आ गया है, स्पुतनिक भी आ गया है, और कौन कौन सी आ गई हैं, कोवैक्सीन आ गई है, कोविशील्ड आ गया है ना, कोविशील्ड वैक्सीन आ गई है। लेकिन क्या हो रहा है बच्चों, देखो मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म हूँ जहाँ पे मुझे बहुत सारे बच्चे सुनते हैं, तो बच्चों में एक आपको बताना चाहूँगी, एक मैसेज आपको कन्वे करना चाहूँगी कि देखो जितने भी र्यूमर्स फैल रहे हैं वैक्सीन के बारे में, जितनी भी जो भी कि वैक्सीन, कुछ लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवा के डेथ हो रही है, ये हो रही है, नहीं बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वैक्सीन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपको कोरोना से, कोविड से बचाने के लिए। तो आप 18+ हों, जो बच्चे 18+ नहीं हैं वो तो नहीं करवा सकते अब रजिस्ट्रेशन, लेकिन जो 18+ हैं प्लीज़ कोविन ऐप पे जाके रजिस्टर करवाइए अपने आप को और वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन ख़राब नहीं है, वैक्सीन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपको कोविड से बचाए रखने के लिए, ठीक है। देखो इसमें जो र्यूमर्स जो अफवाहें फैला रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि जो है जनसंख्या कम करने के लिए वैक्सीन लगवा रही है सरकार। मतलब क्या ही लॉजिक है, मतलब साइंटिस्ट अगर सुन लेगा ना, तो सच में जो साइंटिस्ट जो एस्ट्राजेनेका और जो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर जो कोविशील्ड बनाई है, अगर वहाँ के साइंटिस्ट इंडियन लोगों की बातें सुन लें कि ये तो नसबंदी करवा रहे हैं वैक्सीन, अरे भाई नसबंदी कैसे हो जाएगी वैक्सीन लगवाने से, मतलब ट्यूबेक्टोमी और वैसिक्टोमी हो जाएगा वैक्सीन लगवाने से। अगर ये साइंटिस्ट ये बातें सुन लें ना, तो वो तो कहीं पानी में डूब के मर जाएंगे कि मतलब इंडिया के लोग बातें क्या कर रहे हैं कि नसबंदी हो रही है, जनसंख्या कम हो रही है, लोग मर रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है ब्लड क्लॉटिंग, वो भी अगर उन्हें बहुत ज़्यादा कोई पहले से डिजीज़ है तो हो सकता है, नहीं तो वैक्सीन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मेरे घर में भी सब ने लगवा लिए, मुझे तो कोविड हो चुका है तो मैं तो अभी 3 मंथ के बाद लगवाऊंगी, लेकिन मैंने रजिस्टर करवा दिया है। आप भी रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, स्लॉट जब भी मिलेगा मिल जाएगा आपको वैक्सीन का, लेकिन रजिस्टर करवा दीजिए। अपने घर में भी सबको जागरूक करिए कि वैक्सीन इफ़ेक्टिव है। हमने बच्चों पहले ही बहुत सारी वैक्सीन लगवा रखी हैं, पैदा होते ही BCG का टीका और इतने सारे टीके लगवा रखे हैं, पोलियो की दवाई पी रखी है हमने। तो मतलब अगर हम वो भी नहीं करते ना, अगर हम वो भी नहीं पीते, तो हम तो अगर ये वाली वैक्सीन भी लगनी बंद हो जाए ना, डिप्थेरिया का, टिटनेस का टीका, ये सब अगर बच्चों को लगना बंद हो जाए तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो टीका कभी भी गलत नहीं होता, वैक्सीन कभी भी गलत नहीं होती। इसलिए प्लीज़ जो मेरी बात सुन रहा है, अभी आप कोविन ऐप पे रजिस्टर करिए और वैक्सीन लगवाइए, ठीक है।
देखो अब इसमें क्या है, द यूज़ ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैव इनेबल्ड अस टू कम्प्लीटली इरेडिकेटेड अ डेडली डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, ए लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शन डिजीज लाइक पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया, इन सब के टीके हमको लग चुके हैं, है ना, एंड टिटनेस। और आज आप इसके बारे में रूमर्स फैला रहे हो, जबकि इतनी बड़ी बीमारी है कोविड-19। आप अमेरिका को देखो आज, है ना, अमेरिका में उसकी जितनी भी पॉपुलेशन है वो सब क्या है, वैक्सीनेटेड है। आज वो मास्क फ्री हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं। तो बच्चों, आप इंडिया, जितने भी आपके आसपास पड़ोस में, इनको आप समझाओ कि वैक्सीन जो है वो इफ़ेक्टिव है। कब तक बच्चों हम ये सब को झेलेंगे, लॉकडाउन झेलेंगे, कब तक हम मास्क लगा के रखेंगे, है ना। इससे अच्छा तो सब वैक्सीन लगवा लो। अगर इंडिया की पॉपुलेशन फुली वैक्सीनेटेड हो जाएगी तो हमें भी इन सबसे छूट मिल जाएगी, हम भी जीत जाएंगे, जैसे कि आज अमेरिका जीत गया। ये सब कैसे होगा, वैक्सीन लगवाने से ही होगा बच्चों, ठीक है। have been controlled to a large extent by the use of vaccines. Biotechnology about which you will read. अभी आपको मैं बायोटेक्नोलॉजी भी पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगी। इसके बाद हम पहले ह्यूमन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर करेंगे, उसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो अब देखो जितनी भी जो हमारी वैक्सीन बनी है, लाइक कौन सी हो गई, कोवैक्सीन हो गई, है ना, और कोविशील्ड हो गई, ये तो बहुत लग रही है इंडिया में, कोविशील्ड हो गई। देखो बच्चों, जो कोविशील्ड हो गई, स्पुतनिक वी हो गई, जो रशिया की वैक्सीन है, वो सब किस पे बेस्ड है, वो बच्चों एडिनो वायरस पे बेस्ड है। वो उनके अंदर क्या डाला गया है, एडिनो वायरस डाला गया है। कोविशील्ड हो गया, स्पुतनिक वी हो गया, और जो बच्चों ये फाइज़र की हैं, ये मॉडर्ना है, ये mRNA बेस्ड है। ये कैसे बनी है बच्चों, mRNA बेस्ड है ये, ठीक है। तो ये सब बनाने में कौन सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है ना। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, पूरा अपना चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है, मतलब चैप्टर नहीं सॉरी, ये हमारा टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया है। अब कल हम बात करेंगे इम्यूनिटी, ठीक है। कल हम इम्यूनिटी की बात करेंगे कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। देखो हम अपना जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, इसमें हम एनसीईआरटी को बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं, और जहाँ पे हमें लगता है कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या एम्स या जिपमर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बाहर जाने की ज़रूरत है, थोड़ा बाहर से नॉलेज लेने की ज़रूरत है, तो वो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा आपसे, तो मैं आपको इतना ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन जब और चैप्टर्स आएंगे तो मैं और भी आपको, अब आप एमसीक्यू भी लगा सकते हैं। आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आप मेरा पूरा चैप्टर जो इसमें 8 या 9 लेक्चर होंगे, उसमें आप पूरा उसको 8 या 9 लेक्चर्स को देखिए। उसके बाद आप खुद अगर नीट के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना, एमसीक्यू लगाएंगे, तो वो आपसे बनने लगेंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, आपसे बनने लगेगा, ठीक है। तो आप बिलीव रखिए, पूरा आपको कंप्लीट कराया जाएगा। आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद एमसीक्यू लगाइए, ऐसा कोई एमसीक्यू एक आधा ही होगा जो छूटेगा, नहीं तो सब हो जाएंगे आपसे। उसमें हमने एक्स्ट्रा भी पढ़ा है, क्योंकि उसके लिए एनसीईआरटी इनफ नहीं था, तो थोड़ा हमने बाहर से भी किया है, बाहर से भी उसको कवर किया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे। ध्यान रखिए अपना, और कोविन ऐप पे ज़रूर अपना आपको आज रजिस्टर करवा लीजिएगा, ठीक है। जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं उन सब का ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।